नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अंधेरों में जो उजाला बने वो ही तो नायाब होते हैं। अंधेरों में जो उजाला बने वो ही तो नायाब होते हैं। चले जो कड़ी मेहनत के संग वो ही तो कामयाब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सहारन आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। दोस्तों देखिए, भारतीय राज व्यवस्था शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? भारतीय संविधान। और देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो। अब देखिए, संविधान, भारतीय राज व्यवस्था शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? संविधान। और संविधान शुरू करते हैं तो संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। अब संविधान का निर्माण पढ़ने से पहले और भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने से पहले या फिर संविधान के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि संविधान है क्या। संविधान है क्या? संविधान क्या है? क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी? क्लियर हो रहा है कि संविधान क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, संविधान, संविधान क्या है? नियमों या उपनियमों, बस ये तो हम लिख रहे हैं, हमें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है। संविधान क्या है? एक लिखी हुई ऐसी कॉपी है, ठीक है, लिखा हुआ ऐसा दस्तावेज है जो हमें यह बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगी। संविधान क्या है? नियमों की, उपनियमों की एक लिखी हुई क्या है? कॉपी है जो हमें क्या बताता है? सरकार कैसे चलेगी। अब देखिए दोस्तों, एक मैं व्यक्तित्व की बात करूं। व्यक्ति होते हैं, किसमें रहते हैं? हमेशा समूहों में, या यूं कहें कि किसमें रहते हैं? समुदायों में रहते हैं। क्लियर है? लोग क्या है? समुदायों में, समूहों में रहते हैं। ठीक है, अब समूहों में लोग इकट्ठे रहेंगे, इनको कोई नियंत्रित करने वाला ना होगा तो दंगे हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कैसे इन लोगों का विकास होगा वो सब नहीं हो पाता। तो इन सब को करने के लिए समुदायों में जो व्यक्ति रहते हैं, समुदायों में लोग रहते हैं, इन सब को व्यवस्थित करने के लिए, सही सिस्टम चलाने के लिए क्या किया जाता है? सरकार गठित की जाती है। समुदायों में लोग हैं, वो कैसे रहेंगे, व्यवस्था कैसी होगी, यानी कि इनकी व्यवस्था करने के लिए हम क्या करते हैं? सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, अब सरकार कैसे काम करेगी? अब देखिए दोस्तों, सरकार तो गठित कर दी, जरूरी तो नहीं सरकार नियमों के अनुसार काम करे या ना करे। ठीक है, अब सरकार को भी अगर संविधान नहीं है तो सरकार को भी नहीं पता कि कैसे काम करना है। ठीक है, कैसे काम करना है। तो इस सरकार को सही रूप से नियमों के अनुसार चलाने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? संविधान का। किसका निर्माण किया जाता है? संविधान का। क्लियर हुआ? सरकार कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, कैसे नियम होंगे, वो सब नियम किसके अंतर्गत आ जाते हैं? संविधान के। अब देखिए कि संविधान जरूरी क्यों है या संविधान का महत्व क्या है। व्हाट्स द इंपोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान का देखिए महत्व क्या है। अब सरकार चलाते हैं, कार्यपालिका भी होती है, विधायिका भी होती है, न्यायपालिका भी होती है। कार्यपालिका, कार्यपालिका जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, संविधान के भाग 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो सब किस में आते हैं? कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका, संसद, विधायिका किसे कहते हैं? संसद को, पार्लियामेंट को कहते हैं। हालांकि राष्ट्रपति विधायिका के संग भी आता है, उसको हम आगे डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद होती है हमारी
न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका। अब संविधान क्या करता है? इनके बीच कार्यों का विभाजन कर देता है, इनकी शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाता है और इन्हें शक्तियां प्रदान भी करता है। क्लियर हो रहा है? देखिए संविधान क्या करता है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाता है, इन्हें शक्तियां प्रदान भी करता है। इसके अलावा सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश में क्या है? नागरिक भी होते हैं। ठीक है, देश में क्या है? नागरिक भी होते हैं। इन नागरिकों को अधिकार भी देता है, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, अधिकारों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य भी होता है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का क्या होता है? एक कर्तव्य भी होता है। तो इन्हें क्या करता है? नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स भी देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है। क्लियर है? इसी संविधान में शामिल होती है प्रेम्बल, मीन टू से प्रस्तावना। इसी संविधान में क्या शामिल होती है? प्रेम्बल शामिल होती है। अब यूं कहें कि प्रस्तावना क्या होती है? क्या होती है प्रस्तावना? देखिए प्रस्तावना बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं कहूंगा, देखिए हम बाहर से आए और हमने भारत में एंट्री की, हमें नहीं पता भारत कैसा देश है, यहां पर गणतंत्र है कि राजतंत्र है, यहां पर लोकतंत्र है कि नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता यानी कि देश पंथ निरपेक्ष है कि नहीं है, किसी प्रकार का न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोगों के बीच समानता है कि नहीं है, हमने जब भारत में एंटर किया तो हमें नहीं पता। लेकिन हमने क्या किया? हमने सबसे पहले देश का संविधान उठाया, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना को उठाया। अब देखिए प्रस्तावना उठाते ही हमें यह पता चल जाएगा कि देश किस प्रकार का है। लाइक दैट हमने अगर भारत की संविधान की प्रस्तावना उठाई तो हमें देखने को मिलेगा संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। बिल्कुल संक्षेप में कहे गए 5 शब्द हैं जो हमें यह बता देंगे कि देश किस प्रकार का है। हालांकि संविधान का निर्माण संपन्न होने के बाद प्रस्तावना पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा यहां पर फिलहाल उद्देश्य है संविधान पर चर्चा करना कि संविधान होता क्या है। क्लियर हो पा रहा है? देखिए संविधान क्या होता है? नियमों उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है सरकार कैसे चलेगी, नागरिकों के लिए क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के लिए क्या कर्तव्य होंगे, यानी कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं। इसके अलावा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में किस प्रकार से शक्तियां विभाजित होंगी, किस प्रकार से उन्हें आजादी मिलेगी यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार मिलेगा, और किस प्रकार से उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। क्लियर है? ये सब आता है किसके अंतर्गत आता है? संविधान के अंतर्गत आता है। और संविधान भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या आता है? संविधान। तो दोस्तों यहां पर अच्छे से क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब देखिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि संविधान क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। अब आता है कि संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? संविधान का निर्माण। अब देखिए पहले तो हमने देख लिया कि संविधान है क्या और संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान का महत्व क्या है। अब बात आती है कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि भारत पर 1947 से पहले ब्रिटिश हुकूमत का शासन होता था। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या था? नागरिकों को पहले से अधिकार प्राप्त थे, स्वतंत्र था, वहां के नागरिकों को अधिकार प्राप्त थे। और हमारे यहाँ क्या था? हमें कोई अधिकार ही नहीं था। तो भारतीयों ने क्या किया? ब्रिटेन का दौरा किया, वहां पर जाकर देखा कि उनके नागरिकों के पास इतने अधिकार हैं और हमें कोई अधिकार दिया ही नहीं जा रहा। उसके बाद से क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे यहाँ संविधान की मांग
उठने लगी। तो दोस्तों हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम थे, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो अगर सही मायने से देखा जाए तो पॉलिटी ना होकर एक इतिहास बन चुका है। पॉलिटी ना होकर क्या बन चुका है? इतिहास। तो हम क्या पढ़ेंगे? संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण किया किसने था? संविधान का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए, क्या दिखाई सही से दे रहा है? क्या दिखाई सही से दे रहा है? ओके, थैंक यू। देखिए, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक है और इसमें क्या है? संविधान सभा। अब संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा करेगी तो संविधान सभा का भी गठन करना होगा, संविधान सभा का भी गठन करना होगा। तो 1895 1895 की बात है। क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? स्वराज्य बिल, स्वराज विधेयक, स्वराज्य बिल पेश किया। इस स्वराज्य बिल में उन्होंने पहली बार संविधान के सिद्धांत का हमें दर्शन करवाया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में हमें पहली बार स्वराज्य विधेयक पेश किया था, उसमें संविधान के सिद्धांत का दर्शन करवाया था। यहां से हमें पता चल चुका था कि संविधान सभा भी कोई चीज होती है। इसके बाद यह बात आ जाती है 1922 में। 1922 महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी और भारतीय अपनी मर्जी से करेंगे। क्या कहा कि संविधान का निर्माण, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने तो एक सुझाव दिया था। महात्मा गांधी ने 1922 में सुझाव दिया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करे और यह जो है स्वतंत्र हो, यानी कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना करे। ठीक है, लेकिन अगर बात आए औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से कि औपचारिक रूप से संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो जो सबसे पहले मांग हुई थी वो कब हुई थी? 1934, 1934 में। किन्होंने की थी? M.N. रॉय ने। किन्होंने की थी? M.N. रॉय ने। क्लियर हो रहा है? 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में मांग, एक सिद्धांत दिया था, यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा एक सिद्धांत दिया था, हमें दर्शन करवाया था। इसके बाद 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी ने एक सुझाव पेश किया कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा करे और स्वतंत्र रूप से करे, यानी कि भारतीय ही करें, ब्रिटिश हुकूमत का कोई रोल ना हो। क्लियर हो रहा है? इसके बाद इस बात का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया था वो 1934 में किया था, 1934 में किया था। किसने किया? M.N. रॉय ने। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के लिए हम संविधान सभा की मांग करते हैं। अब इस बात को, M.N. रॉय के द्वारा रखी गई बात को लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर किया किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक टिप्पणी की। टिप्पणी क्या थी? कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी। इनके विचार को लोकप्रिय पॉपुलर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। क्या कहा? कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा। पहला शब्द क्या लिया? स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा। कहने का अभिप्राय क्या था? कि अंग्रेजों का कोई भी इंटरफेयर ना होना चाहिए। हस्तक्षेप मीन्स
इंटरफेयर, ब्रिटिश हुकूमत का कोई अगर हस्तक्षेप होगा तो हम उसे मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, अब 1938 के आसपास की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। ठीक है, एक बार के लिए तो अंग्रेजों ने नहीं माना, एक बार के लिए अंग्रेजों ने नहीं माना, लेकिन क्या हुआ 1939 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, जापान की शक्ति बढ़ती जा रही थी, अब अमेरिका था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, इन सब देशों की आंख किसकी तरफ हुई, भारत की तरफ, इनका ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हुआ। ठीक है, अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड पर, ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बनाया कि कैसे भी करो भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करो, स्वतंत्र करो या वो आपकी मर्जी है, लेकिन भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करो। क्लियर हो पा रहा है। अब ब्रिटेन ने क्या सोचा, अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारतीयों को बहला फुसलाकर सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लेते हैं, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों से कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई बात को मानते हैं। कब है, 1940 में, 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई इस बात को मान लिया। कब, 1940 में। क्या नाम दिया, अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम दिया, अगस्त प्रस्ताव। लेकिन यहां पर भारतीयों को पता था कि हमें यहां पर बहलाया फुसलाया जा रहा है, दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए, हो सकता है कल को कुछ मिले या ना मिले। क्लियर हो पा रहा है। तो जो अगस्त प्रस्ताव आया इसे भारतीयों ने क्या किया, ठुकरा दिया। क्लियर है पॉइंट, भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से शामिल होने के लिए इनकार कर दिया। ठीक है, 1942 में फिर भारतीयों को एक लुभावना विज्ञापन दिया गया। 1942 में फिर इंडियंस को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए बहलाया फुसलाया गया। क्या नाम दिया गया, क्रिप्स मिशन। 1942 में अंग्रेजों ने क्या किया, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, और क्रिप्स मिशन ने आकर क्या कहा कि भारत अगर दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ शामिल होता है तो जैसे ही युद्ध खत्म होगा हम भारत के संविधान का निर्माण कर देंगे। अब यहां पर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, किसके लिए, क्रिप्स मिशन के लिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि यह तो ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है। क्लियर हुआ। देखिए 1940 का अगस्त प्रस्ताव तो हमने ठुकरा दिया, फिर उन्होंने 1942 में एक बार फिर से हमारे लिए क्या भेजा, क्रिप्स मिशन भेजा। अब क्रिप्स मिशन ने आकर कहा कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते ही क्या होगा, भारतीयों के संविधान का निर्माण कर देंगे। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए क्या कहा कि यह तो एक ऐसा चेक है जिसका कि बैंक ही पहले ही नष्ट हो चुका है। क्या अभिप्राय था कि ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट, यानी कि बैंक ही नष्ट हो चुका है तो चेक कहां लगाएंगे, तो इसको भी फिर क्या हुआ, ठुकरा दिया गया। क्लियर हुआ। अब आगे से आगे हमारी जो स्वतंत्रता की गतिविधियां थी वो बढ़ने लगी, हमारी स्वतंत्रता की गतिविधियां बढ़ने लगी, और अब अंग्रेजों को यूं लगा कि भारतीयों को ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके बाद जो है संविधान का निर्माण करने के लिए भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब उन्हें लगा कि अब भारतीयों की मांग को ज्यादा समय तक नहीं टाल सकते तो उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, संविधान का निर्माण करना। अब इस कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारे यहां संविधान सभा गठित हुई और संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। तो बेसिक सा क्वेश्चन यहां से एक क्लियर होता है, एक यहां से बेसिक सा क्वेश्चन क्लियर होता है। क्या होता है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माण किसके आधार पर किया गया, किसकी संस्तुतियों पर किया गया, तो किसके आधार पर किया गया था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्लियर हो रहा है।
देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका उद्देश्य था भारत के संविधान का निर्माण करना, और भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए इसने संविधान सभा गठित करने का सुझाव दिया था। इसी के आधार पर संविधान सभा गठित हुई थी और इसी के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। तो भारत के संविधान का निर्माण किसकी संस्तुतियों पर, किसके आग्रह पर, किसके आधार पर हुआ? तो किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन। अब देखिए संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा गठित हुई वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्लियर हो रहा है ना? आगे चलें। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। देखिए संविधान का निर्माण करने के लिए फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया? संविधान सभा का गठन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन हुआ किसके आधार पर था? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब संविधान सभा का गठन करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? सीटें निर्धारित। संविधान सभा का गठन करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? सीटें निर्धारित की गई। तो सीटें जो निर्धारित की गई उनका अनुपात बनाया गया किससे? जनसंख्या से। संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा गठित करनी थी, और संविधान सभा गठित करने के लिए क्या था कि कितनी सीटें हो, यह किस प्रकार से निर्धारित हो? तो यह निर्धारित किया गया जनसंख्या के अनुपात में कि पूरे भारत में कितनी सीटें होंगी। इनको हम जनसंख्या से, पॉपुलेशन से रेशो बना लेते हैं, ठीक है। तो जहां 10 लाख जनसंख्या हुई वहीं क्या हुआ? एक सीट, यानी कि जनसंख्या और सीटों का अनुपात बनाया गया 10 लाख जनसंख्या बनाम एक सीट। क्लियर? अब 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, इस तरीके से पूरे भारत में कितनी सीटें हुई? 389, 389। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, और पूरे भारत में कितनी सीट? 389 सीट। क्लियर हुआ? पूरे भारत में हुई 389 सीटें। अब कुछ एक तो हमारे यहां जो थी वो थी देसी रियासतें, ठीक है, जहां पर कि राजाओं का शासन था, और कुछ एक थे ब्रिटिश प्रांत जहां पर कि ब्रिटिश हुकूमत का पूर्णतया शासन था। क्लियर हो रहा है? 389 सीटों को बांटा गया। फिर आगे एक तो था हमारे यहां ब्रिटिश प्रांत, और दूसरी थी देसी रियासतें। 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया, इसने संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया, उसके लिए सीटें निर्धारित की। सीटों को निर्धारित किस आधार पर किया है हमने भी देखा है? जनसंख्या। 10 लाख जनसंख्या बनाम एक सीट, 10 लाख जनसंख्या बनाम एक सीट, और इस तरीके से पूरे भारत में कितनी सीटें निर्धारित हुई? 389। क्लियर है यहां तक? अब इनके बाद क्या है कि भारत में कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पर कि पूर्णतः ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, कुछ एक थी देसी रियासतें। अब इसमें से 296, 296 जो सीटें थी वो किसके हाथ में गई? ब्रिटिश प्रांतों के। बाकी कितनी रह गई? 93, 93 सीटें, 93 सीटें जो थी वो किसके हिस्से आई? देसी रियासतों के। अब इन्हें भी आगे हम दो भागों में देखते हैं। 292 सीटें जो थी वो तो थी ब्रिटिश गवर्नरों के अधीन। 292 सीटें जो थी वो किसके अधीन थी? ब्रिटिश गवर्नरों के अधीन। और 4 सीटें जो थी वो किसके अधीन थी? चीफ कमिश्नरी।
389 सीटें निर्धारित हुई। पहले इनको दो भागों में बांट लिया, पहला ब्रिटिश प्रांत 296, दूसरा देशी रियासतें 93। क्लियर है। इसके बाद जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी ये भी आगे दो भागों में थी। देखिए 292 सीटें जो दी थी वो दी थी ब्रिटिश गवर्नरों के अधीन जो प्रांत थे उनको, और 4 सीटें 4 सीट्स किसके अधीन थी? चीफ कमिश्नरी के अधीन थी। क्लियर हुआ। चीफ कमिश्नरी देखिए कौन कौन सी थी। चीफ कमिश्नरी थी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान क्लियर है। 296 में से 292 सीटें ब्रिटिश गवर्नरों के अधीन जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांत थे उनके अधीन गई, और 4 सीटें गई चीफ कमिश्नरी के हिस्से। और कौन कौन सी थी? दिल्ली था, अजमेर मारवाड़ था और कुर्ग था, और कौन सा था? बलूचिस्तान या ब्रिटिश बलूचिस्तान आप इसको बोल सकते हो। इस आधार पर क्या किया गया? सीटों का बंटवारा किया गया। यहां तक क्लियर हुआ। आगे चलें। अब देखिए फ्रेंड्स, 389 सीटें निर्धारित हुई। 296 ब्रिटिश प्रांतों के, 292 गवर्नर के अधीन और 4 थी चीफ कमिश्नरी। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। क्लियर है। और जो ब्रिटिश गवर्नरों के अधीन प्रांत थे वो कितने थे? 11 थे। इसके बाद 93 सीटें जो आई वो किसके हिस्से आई थी? देशी रियासतों के। अब क्या हुआ? अब होना था इनके लिए चुनाव। किनके लिए? 296 सीटें जो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन गई थी इनके लिए क्या होना था? चुनाव होना था। सभी के लिए नहीं होना था। 389 के लिए चुनाव नहीं होना था। क्यों? क्योंकि 93 सीटें जो देशी रियासतों के हिस्से थी, 93 सीटें जो देशी रियासतों के हिस्से थी, इनमें क्या हुआ? देशी राजाओं ने अपने प्रतिनिधि खुद चुनकर भेजने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने प्रतिनिधि हम तो खुद ही भेजेंगे। तो रह गई 296 सीटें। इन 296 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ वो फिर कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ? 296 सीटों के लिए, क्योंकि 93 सीटें किसके अधीन गई थी? देशी रियासतों के अधीन। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की मास्टर क्लास हमने शुरू की है। आज हमारी पहली क्लास थी। पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में पढ़ा था, क्या है, जरूरत क्यों है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा आगे पढ़ना शुरू किया है। तो हम पहुंच चुके हैं संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन और संविधान सभा के लिए चुनाव। चुनाव से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि न्यू जुड़े हैं एग्जामपुर से, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जामपुर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये मास्टर क्लास पॉलिटी की शुरू हुई है, डे बाय डे डेली ये क्लास हमारी होगी। थैंक यू।